एनीवन हैव एनी क्वेरी? नहीं, चलिए तो फिर आगे चलते जल्दी से। कल हम लोगों ने कुछ जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसीज की वैल्यूज थी, मीन मोड मीडियन, उससे रिलेटेड कुछ बात की है। और आज हम लोग आगे जो बढ़ते हुए चलेंगे और कुछ और यूजेस आपके जो स्टैट्स में और कैसे कैसे रिसर्च में वो काम आ सकते हैं उनको देखेंगे। If we are aware or if we are able to know the practical uses of the academic things, then it is too good and then it is useful. अब हम लोग जल्दी से उस पर फटाक से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मीन मोड मीडियन से आगे चले हैं। तो अब आगे और क्या हो सकता है? आगे आपके लिए क्या है कि ये जो मीन की बातें हो रही हैं, तो इससे आगे आपके लिए क्या बन सकता है? जल्दी से कल हम लोगों ने स्क्वीनेस डिस्कस किया। स्क्वीनेस के बाद में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एचटी भी डिस्कस की। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस में मैंने आपको बता दी द रेंज फ्रॉम द मीन आइदर साइड रिगार्डिंग 1 एसटी और 2 एसटी और 3 एसटी, तो ये भी डिस्कस हो चुकी है। एक बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं इसी स्टैंडर्ड डेविएशन की जो आपके लिए काम आएंगी हमेशा, कि आप ये याद रखिए, इफ द ईच ऑब्जर्वेशन is subtracted or added or divided or multiplied by the constant value, then ST will remain same। ठीक है ना? एक ही कोई संख्या आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनमें जोड़ी जाए, घटाई जाए या मल्टीप्लाई की जाए या डिवाइड की जाए, एक जैसी हो, एक ही नंबर हो सारे ऑब्जर्वेशंस में, तो आपका जो वो चेंज नहीं होगा एसटी, क्योंकि वो है ही क्या, वो तो सब स्क्वायर्स का भी स्क्वायर रूट लेना है डेविएशन का। तो अगर एक ही वैल्यू से सब बढ़ेंगे, एक ही वैल्यू से घटेंगे, तो डेविएशन वैसा ही बना रहेगा। तो अब डेविएशन वैसा ही बना रहेगा तो फाइनली आपके लिए अल्टीमेट बात क्या होगी कि उसमें चेंज नहीं आएगा। और ये सब चीज़ें आपके लिए उसके हिसाब से बड़ी अच्छी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अब बात आते हैं, हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे कि आगे इसके कैसे यूजेस हो सकते हैं। नाउ वी कैन क्रिएट द टाइम सीरीज बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? ये सारी बातें आपके पीछे की क्लासेस में होंगी। द टाइम सीरीज, इफ यू हैव द ट्रेंड ऑफ द डेटा, देन व्हाट टाइप ऑफ सीरीज यू कैन मेक, द ट्रेंड्स, किस तरीके से चल रहा है। दीज ट्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल इन द बिजनेसेस। आप बराबर पढ़ते होगे कि पीछे का देखेंगे और आगे का फोरकास्ट कर लेंगे। यार पीछे का देखोगे, आगे का फोरकास्ट कर लोगे, तो पीछे से क्या ऐसा रिलेशन क्रिएट करोगे आप जो बिजनेस में आगे आप फोरकास्ट कर पाओगे। तो इफ वी आर इन द रिसर्च एंड वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द स्टैट्स, then we don't know the numbers of the sales of the past years, and such past year sales are creating any trend, and on basis of such trend we can further decide what should be the sale in the future or what type of steps to be taken to increase the sale। ओके, ये एक बड़े छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, तो इससे आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। लिख लीजिए इन सारी बातों को। ट्रेंड एनालिसिस में अब आपके लिए क्या चीज़ आ जाएगी, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। इफ इट इज़ लॉन्ग टर्म का है, पीछे से लॉन्ग टर्म है, देन इट इज़ अ परफेक्ट ट्रेंड। अब आप देखते हो कि जो आपका ट्रेंड है उसमें शॉर्ट टर्म टेंडेंसी है कि कुछ हिलता डुलता हुआ चल रहा है, लीनियर नहीं है। इफ इट इज़ लीनियर देन इट इज़ ए परफेक्ट ट्रेंड। कि आपको दिख रहा है कि हर साल 10% से 20% से इस बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे चलता चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि उसमें हल्का सा कुछ ऐसे डिविएशन आता है, कोई उसमें मोड़ आता है, कोई सर्पाकार प्रवृत्ति बन जाती है, एनीथिंग, तो देन इट इज, यू कैन से द any fluctuation, may be the irregular or may be the regular. This is the further thing to be studied. If it is non-linear, अगर वो एक रेखा में नहीं है, बढ़ता क्रम घटता क्रम जैसा भी, तो ये दर्शाता है कि समय समय पर डेटा आपका फ्लक्चुएट होता है। अगर डेटा फ्लक्चुएट होता है तो उस रीजन पे आपको जानना है कि वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर। अब ये फ्लक्चुएशन अगर रेगुलर है तो ये क्या चीज आपको दर्शा रहा है, ये आपको दर्शा रहा है द सीजनल इफेक्ट, कि कोई ऐसा सीजन पड़ता है
कि जिसके कारण ये डेटा फ्लक्चुएट करता है। इफ इट इज रेगुलर, आप देखो कि अगर अक्टूबर नवंबर में ही सेल बूस्ट करती है, मतलब फेस्टिव सीजन बिजनेस में बढ़ रही है। फिर आपको दिखता है कि किसी समय स्लो डाउन होती है, हाँ तो यार ये ऐसा था, इस समय हो जाती है क्योंकि फसल का तब पाती नहीं है, तो पैसा आता नहीं है लोगों के पास, तो बहुत सारा हमारा एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंड पीपल, अभी उनकी जेब में मनी कम होती है तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ये यार साइकिल साइकिल बिल्कुल जो है वो रेगुलर सीजनल ट्रेंड है, इस समय ये चीज़ घटती है। ये आप तभी जान पाएंगे कि जब आप डेटा के हिसाब से स्टडी करेंगे। तो बहुत सिंपली समझ लीजिए, ट्रेंड देखना है। इन द केसेस ट्रेंड देखा जाता है, यू कैन राइट इन योर नोट्स। फिर क्या देखा जाता है, इफ देयर इज एनी फ्लक्चुएशन देन द इट इज रेगुलर और इरेगुलर। अब अगर रेगुलर है तो फिर किन किन कारणों से हो सकता है, सीजन के कारण हो सकता है, और साइकिलिकल इफेक्ट एक साइकिल के कारण हो सकता है। और साइकिल आपने पढ़ी हुई है सारी, ये डिप्रेशन है, फिर उसके बाद आगे और बढ़ती है, फिर बूम है। ये जो साइकिलिकल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस होते हैं, इनके कारण हो सकते हैं ये जो आपके ट्रेंड में चेंज है। और ये जो साइकिलिकल इफेक्ट हैं, ये इटसेल्फ बिजनेस के भी होते हैं, बिजनेस के कारण होते हैं कि आपने पढ़ा एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, फिर ऐसे जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर सेचुरेशन मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाएगा, फिर डिक्लाइन होगा। तो ये एक प्रोडक्ट के कारण, एक बिजनेस के नेचर के कारण, और अदर फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है कि जो आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो मतलब जब आप ये जान जाओगे कि इस ट्रेंड में इरेगुलरिटी है, और ये भी जान जाओगे कि इस इरेगुलरिटी में सीजनल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सीजनल इफेक्ट आपका कहाँ पे टच कर रहा होगा, ड्यू टू एनी फेस्टिवल और ड्यू टू एनी पर्टिकुलर टाइम। तो अगर वो भी नहीं मिल रहा है, साइकिलिकल इफेक्ट मिल रहा है, तब फिर आपके लिए फर्दर अध्ययन और बढ़ जाएगा कि ये साइकिलिकल इफेक्ट जो है वो क्या मेरे पूरे बिजनेस पे आ रहा है, कि कुछ प्रोडक्ट्स पे है, कि कुछ प्रोडक्ट पे नहीं है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द इंटेंसिव अप्रोच ऑफ द रिसर्च, कि कैसे रिसर्च में आगे बढ़ते हैं, और वो आप फर्दर स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक जा सकते हैं, और कैसे ये स्टेट्स का डेटा यूज होता है। क्लियर? तो आप ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद ये मैंने आपको फ्लक्चुएशंस बता दिए। हाँ, अगर सिंपल ट्रेंड पे काम आपको करना है, आपके बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि साइक्लिकल इफेक्ट नहीं है, इरेगुलर इफेक्ट भी नहीं है, तो जो आपका नॉर्मल ट्रेंड जा रहा है, तो बेसिक उसमें अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं मूविंग एवरेजेस। ये भी आप लोगों ने पीछे किए होंगे, नहीं किए होंगे तो सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कि आपके जो पीछे के ट्रेंड्स हैं उनमें कोई भी आप 3 ईयर या 5 ईयर और या 7 ईयर, जैसा आपके बिजनेस के हिसाब से सूट करता है, एक्सपर्ट्स की राय लेकर के आप उनका एक बेस बना सकते हैं। उस बेस के हिसाब से आप फर्दर उस जो उन 5 साल का या 7 साल का जो भी आपने एक अपना पैरामीटर बनाया है, ऑन बेसिस ऑफ सच पैरामीटर आप एक एवरेज निकाल लीजिए, और वो आगे के साल में मान लीजिए कि ये सेल आएगी आपकी। ठीक, फिर जो फर्दर एक्चुअल सेल आ रही है उससे आप मैच कर लीजिए, डिविएशन का आपको अंदाजा हो जाएगा। आगे के सालों में फिर जो एक्चुअल सेल आ गई है तो वो पीछे से 1 साल कम कर दो, और जो भी आपका पैरामीटर है 3, 5, 7, उसके हिसाब से फिर एक एवरेज निकाल लो, तो इसको बोलेंगे हम मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस के साथ में आपको सीजनल इफेक्ट और क्या करना चाहिए, सीजनल इफेक्ट, और साथ ही साथ आपको फर्दर अगर कोई साइक्लिकल इफेक्ट है या इरेगुलर फ्लक्चुएशंस हैं तो उनको भी ध्यान दे देना चाहिए। जब कंपनियां बड़ा काम करती हैं और आगे उनके पास 5 साल की स्ट्रेटजी है, तो हर साल के मूविंग एवरेजेस के लिए तो आपको क्वेश्चन में दिखता होगा ना, जहां आपने सॉल्व किए होंगे कि 1 साल का मूविंग एवरेज ही हो गया, अगली साल जो एक्चुअल आएगी वो डाल लेंगे हम। लेकिन अगर कंपनियों को अपनी स्ट्रेटजी अगर इन फ्यूचर फॉर 5 ईयर्स बनानी है, तो वो अपना जो कैलकुलेटिव डेटा है उसी को बेस करके एक एक्सपेक्टेड मूविंग एवरेज बना सकते हैं फॉर फ्यूचर। ठीक, जैसे आप लोग फाइनेंस में देखते हो तो वो आपको बोल देता होगा कि अगर ये मशीन खरीद रहे हो कैपिटल बजटिंग में, क्योंकि अगर आपको अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा तो दिमाग में चीज़ चली जाएगी, और साथ में एक दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें की जाती हैं। तो अगर आप कैपिटल बजटिंग में देखा आपने एनपीवी है, तो एनपीवी में बोलता अगर ये वाली मशीन करोगे तो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज ये हैं, देता ना क्वेश्चन आपको। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, उसने बोल दिया आपको ये एक्सपेक्टेड इनफ्लो है, ये कहाँ से आए, आर यू गेटिंग, ये कहाँ से आए। आपके पास पीछे का कोई डेटा होगा कि ये सामान जो मेरा बन रहा है ये इस तरीके से पीछे से 7 साल से बिकता चला आ रहा है,
तो अगर इसका हमारा आउटपुट बढ़ेगा, तो अगर ये इसी मूविंग एवरेज के साथ आगे बढ़ता चला गया, इसी ट्रेंड को उसने फॉलो किया, तो ये इन्फ्लोज हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लोज होते हैं ऑल दैट। ठीक, क्योंकि वो तो फ्यूचर के आपको पता नहीं है अभी। तो सर द एक्सपेक्टेड इन्फ्लोज, उन एक्सपेक्टेड इन्फ्लोज को आप क्या करते हो कि यार इनकी जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जो रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है, इस हिसाब से आज की डेट पे लेके आ जाओ इन फ्यूचर इन्फ्लोज की जो वैल्यूएशन है, और उसको जो वट एवर द डिस्पर्सिंग मनी इन द टर्म्स ऑफ मशीनरी, इसको कंपेयर करा दो। अगर वो ज़्यादा है तो अच्छा है, अगर वो कम है तो नहीं अच्छा। ऐसे कुछ आप एनपीवी में करते हैं ना, तो कैसे ये डेटा मिलता है आपको फ्यूचर इन्फ्लोज? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा और द मूविंग एवरेजेस और द ट्रेंड एनालिसिस, इसी से तो मिलेगा ना। तो दिस इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस मूविंग एवरेजेस और द ट्रेंड एनालिसिस। ठीक, कुछ कुछ समझ आ रही है बात? ये प्लीज रिस्पॉन्स करिए। आपको ये एग्जांपल से कुछ बात समझ आई बेटा? यस सर। ओके। यस तो सर। हाँ, ये जो आपका है पैटर्न, क्योंकि आपने सबने कुछ ना कुछ अभी तक कैपिटल बजटिंग की कोई ना कोई क्लास आपकी हो गई होगी, तो ये जो फ्यूचर के इन्फ्लोज हैं ये ऐसे देखे जाएंगे। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग आपके लिए कि फर्दर क्या होना है आपके साथ। अब आ रहा है भाई आपके लिए कोरिलेशन, और उसके साथ ही फिर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा रिग्रेशन। यहाँ तक चर्चा होगी हमारी आपकी आज की क्लास में। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में सारी बात होंगी। नाउ बट ये कोरिलेशन क्या है? अब जहाँ तक आपका डेटा यूनिवेरिएट है कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपका डेटा बाईवेरिएट है, दो तरीके के वेरिएबल्स आपके पास आ गए, देन इट इज नीड टू बी स्टडीड कि इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है। हाँ, अगर है तो उसको अध्ययन करने का क्या तरीका है? ये जो आपके पास दो वेरिएबल्स के डेटा हैं, इनको फिर फर्दर आपको करना क्या है? इनको यूज करके आपको उन डेटा के बीच का कोरिलेशन जानना है। हर बिजनेस में और कहीं पर भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जब हम लोग फैक्टर एनालिसिस को देख रहे थे तो भी मैंने हल्का जिक्र किया था, इफ यू आर क्रिएटिंग द फैक्टर्स ऑफ सो मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और उनको आप 3-4 फैक्टर में ला देना चाहते हो, देन फर्स्ट स्टडी द कोरिलेशन इफ देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स। ऐसा ही कुछ बोला था ना। तो इन वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन ये एक बड़ा इशू है। अगर कोरिलेशन है तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट स्टडी। आप देखते हो ना कि भाई अब इतनी ऐड हुई, कोई कंपनी बोलती मैंने इतने पैसे ऐड पे खर्च किए, तो सेल कितनी बढ़ी। अब ये क्या चीज़ आप कर रहे हैं? यू आर जस्ट स्टडिंग इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द एडवर्टीजमेंट टुवर्ड्स सेल्स। तो ये कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट इज द कॉज? कॉज इज द एडवर्टीजमेंट यू आर मेकिंग। इफेक्ट क्या आ रहा है उसका? कुछ आ रहा है रिटर्न इन द टर्म्स ऑफ द सेल्स की? नहीं आ रहा है। ठीक, तो कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप आपके दिमाग में कुछ होंगे ना, आपके किसी भी कंपनी के लिए रिलेटेड कोई भी प्लान्स या कोई भी चीज़ें, तो उनमें कोई वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। मैंने आपको ये एडवर्टीजमेंट वर्सेस सेल्स का एग्जांपल दे दिया, बहुत कॉमन है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिनके बेसिस पर आप फर्दर इस कोरिलेशन की स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोरिलेशन की स्टडी आपके लिए दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशंस को बताएगी। अब ये जो कोरिलेशन है ये कितने तरीके का हो सकता है? जल्दी जल्दी से, मे बी द पॉजिटिव, मे बी द नेगेटिव। किसी एक वेरिएबल के बढ़ने के कारण एक वेरिएबल भी दूसरा वेरिएबल भी बढ़ सकता है, पॉजिटिव। ठीक, निगेटिव कोई एक बढ़े तो दूसरा घटे, निगेटिव डिफरेंट डायरेक्शंस में चले। ठीक ना, अगर एक घट रहा है और दूसरा भी घट रहा है तो निगेटिव मत समझिएगा कतई। दिस इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक, कतई कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे सर वो एक अगर माइनस पे जाने लगा और दूसरा भी माइनस पे जाने लगा तो ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। निगेटिव रिलेशनशिप तो तब है कि जब एक बढ़े तो दूसरा घटे। ठीक, और तो ये निगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक, तो दो तरीके की आपसे बात हो गई। तीसरी लीनियर एंड नॉन लीनियर। ये जो रिलेशनशिप है, इफ यू आर गोइंग टू प्लॉट इन द ग्राफ पेपर, और अगर आप उसका कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो क्या एक लाइन में जा रहा है? ठीक, या आपको दिखता तो है पॉजिटिव, पर किन्हीं किन्हीं सालों में कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाता है, देन इट इज नॉट लीनियर। एक वेरिएबल ऐसा चल रहा है, दूसरा भी बिल्कुल ऐसा चल रहा है, लीनियर रिलेशनशिप है। फिर कहीं ऐसे अगर हल्का कोई झुक जा रहा है फिर दूसरा उठ जा रहा है, देन इट इज नॉन लीनियर। तो दो तरीके की रिलेशनशिप हो गई। फिर तीसरी से अगली आपके लिए सिंपल एंड द मल्टीपल।
ठीक है, तो इतने तरीके की को रिलेशनशिप बन सकती है आपके लिए। अब एक बड़ा छोटा सा आपके लिए सवाल है। हाँ, ये मल्टीपल यहाँ लीनियर और लीनियर और नॉन लीनियर भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, सिंपल भी समझ आ रहा होगा। मल्टीपल कोरिलेशन, इसका कोई एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं जल्दी से? यस, इफ यू कोट एनी एग्जांपल विद अ मल्टीपल कोरिलेशन, क्योंकि ये सारे तो आपने पढ़े भी होंगे और कुछ कुछ आपको याद फौरन आने लगे होंगे जैसे मैंने बोलना शुरू किया होगा। मल्टीपल कोरिलेशन, एक वेरिएबल जब कई सारे वेरिएबल्स के साथ में रिश्ता बनाए और कई सारे वेरिएबल्स के साथ में आप उसके रिलेशंस को फाइंड करें और वो रिलेशनशिप आपको दिख रही है, देन इट इज मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक, जैसे भाई जितने तरीके के फैक्टर्स किसी वेरिएबल पे असर डाल सकते हैं, तो उतने सारे कोरिलेशन वो वेरिएबल बना रहा है। गेटिंग? तो अगर वो उतने सारे कोरिलेशन बना रहा है, देन यू कैन से द मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे अगर क्राइम पर हम लोग एक डेटा कलेक्ट करें, द रेट ऑफ क्राइम, तो रेट ऑफ क्राइम का कारण पॉवर्टी भी हो सकती है, रेट ऑफ क्राइम का कारण इनकम भी हो सकती है, रेट ऑफ क्राइम का कारण इलिटरेसी भी हो सकती है, रेट ऑफ क्राइम का कारण पॉपुलेशन भी हो सकती है, और रेट ऑफ क्राइम का कारण और भी हो सकते हैं। तो दीज ऑल आर द वेरिएबल्स इफ दे आर स्टडीड combinedly with the single variable which is the crime, then it is the multiple correlation। आपको दिखेगा कि ये जो क्राइम है इसका कोरिलेशन आपको लिटरेसी के साथ भी दिखेगा, इसका कोरिलेशन आपको एज फैक्टर के साथ भी दिख सकता है, इसका कोरिलेशन आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ भी दिख सकता है, इसका कोरिलेशन आपको जो जो फैक्टर मैंने बोले इनके साथ दिख सकता है। अगर ये सारों के साथ फैक्टर क्रिएट कर रहा है, देन वी कैन से इट इज अ मल्टीपल। मतलब बहुत कॉमन सी बात है कि मल्टीपल कोरिलेशन होता है और हो सकता है। क्लियर? अब नाउ द डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? ये आपके पास डेटा नोट होना चाहिए, कंप्यूटेशन के हिसाब से भी बड़ा अच्छा है। कब हम माने कि द कोरिलेशन इज परफेक्ट? नोट कर लीजिए फटाफट। परफेक्ट कोरिलेशन हमें मानना चाहिए व्हेन इट इज +1 और -1। ठीक, हाई कोरिलेशन कब माने हम? ठीक, सेकेंड डिग्री रिगार्डिंग द कोरिलेशन की हाई कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन इज 0.75 टू 0.99। इस रेंज में अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यूज आ रही हैं, देन यू कैन से इट इज द हाई कोरिलेशन। नाउ द मॉडरेट कोरिलेशन, ये मॉडरेट कोरिलेशन किसको माना जाए? व्हेन इट इज बिटवीन द 0.5 टू 0.75, देन इट इज द मॉडरेट कोरिलेशन। Sir, 0.5 to? 0.5 to 0.75, Okay, sir. then it is moderate। एंड लो कोरिलेशन, इस पर कई सारे विद्वानों का थोड़ा सा मत भिन्नता है। ठीक, लो कोरिलेशन पर लोगों का कहना है कि आप 0.1 से लगा के 0.5 तक मान लीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि 0 के ऊपर कुछ भी वैल्यूज आ रही हैं इन द एक दो और 0 के डेसिमल बढ़ा के, तो उनको भी आप लो कोरिलेशन मान सकते हैं। मीन्स 0.5 से लगा करके कोई भी वैल्यू आ रही है, देन यू कैन से द लो कोरिलेशन। जितना नीचे होता चला जाएगा उतना इनइफेक्टिव है, तो 0 है तो एब्सेंट है। दिस इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। तो सर क्या कर सकते हैं 0.5 से? क्या कर सकते हैं मतलब? ये सर लूप कोरिलेशन में लो 0.5 से। कोरिलेशन को बेटा, को लो कोरिलेशन को 0 के ऊपर की कोई भी वैल्यू है तो वो तो वैल्यू तो है ही है, तो आप उसको लो कोरिलेशन तो मान ही सकते हैं। एंड इफेक्टिवनेस इज डिपेंड अपॉन द योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड योर रिसर्च, कि कहीं कहीं पर कोरिलेशन भी आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं।
मतलब अब क्या हो गया कि नाउ यू आर वेरी, आप इतना श्योर नहीं है कि परफेक्ट कोरिलेशन है या हाई कोरिलेशन है, तो मैं रिलाई करके इस डेटा पे चला जाऊं। तो अब अगर ऐसी चीज नहीं है, तो फिर आपके साथ क्या चीज हो सकती है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये काम का है कि नहीं है। लेकिन हाँ, इसको हम लो कोरिलेशन जीरो के ऊपर की कोई भी वैल्यू को लो कोरिलेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्लियर? तो अब प्रेजेंटेशन, क्योंकि चलना इसमें हम लोगों को बहुत तेज है बेटा। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि अब इसके क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस तरीके से आप इनको कर सकते हो। ये तो सारी बातें थी केवल, ठीक ना, कि दो के बीच में संबंध हो और ये ज़्यादा है ये कम है, कैसे कैसे करेंगे आप। तो कुछ ग्राफिकल टेक्निक्स हैं और फिर उसके बाद कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। फटाफट से हम लोग इसको दोहराते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी किया हुआ होगा इफ़ यू आर इन द पीजी। तो जस्ट रिवीजन फॉर यू। ग्राफिकल मेथड्स में स्कैटर डायग्राम और द डॉट डायग्राम means the plotting of the values of the x and y. If the two variables are the x and y, then plot their values. उनकी वैल्यू को प्लॉट करो ग्राफ पेपर पर, ठीक ना। मतलब पता है ना आपको कि बस उनके बिंदु ढूंढ ढूंढ के लगाओ कि ग्राफ पे कहाँ पे है। तो जब आप ये इनकी प्लॉटिंग करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा, कोई लाइन बन रही होगी, कुछ और क्रिएट हो रहा होगा, या कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो रहा होगा, उनके बीच का डिस्टेंस होगा, अगर वो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर वो बहुत कभी कम हो गया है, या एक जैसा पैरेलल रिलेशन क्रिएट कर रहा है, एक्स के ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं और वाई के भी उसी के साथ ही साथ थोड़ी दूर पर एक जैसे चले जा रहे हैं, तो देन you can get the idea, yes, there is a correlation. If the observations are of x are going in the same direction with the same speed and the same distance, then y is also getting with the same distance with the same speed in the same line. Or is there any difference? इससे आप ग्राफ पर स्टडी कर सकते हो। सिंपल तरीका है स्कैटर डायग्राम, ठीक, या प्लॉटिंग मेथड और द डॉट डायग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपके लिए ग्राफिकल मेथड। और जब आप ये ग्राफ बनाओगे तो क्या क्या होने लग जाएगा आपके साथ। जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे तो लाइनें बनने लग जाएंगी, और अगर लाइनें बनेंगी और ऐसे जा रही है ऊपर की ओर, तो आपको सबको पता है कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है, देन इट इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, ठीक। नीचे की ओर जा रही है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप। और वो सारे डार्ट अगर बिल्कुल ही अजीबोगरीब दिशा में भाग रहे हैं और कुछ सर्किल और कुछ अजीब सी चीज़ बना दे रहे हैं, देन इट इज़ नो कोरिलेशनशिप। एक कहीं जा रहा है और एक कहीं जा रहा है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक। तो ये तो आपने जाना बाय द हेल्प ऑफ द सिंपल स्कैटर डायग्राम। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ मेथड्स हैं आपके लिए जिनको आपको मैथमेटिकली करना है और उनकी ज़रूरत पड़ती है आपको। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, Spearman coefficient of correlation and the concurrent method। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे आपके देखे हुए हो, ठीक, या इनका सबसे आपका पाला पड़ चुका हो। तो कार्ल पियर्सन के जो मेथड है उसके एक दो फार्मूले छोटे छोटे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो कार्ल पियर्सन में या किसी भी कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। द नोटेशन ऑफ द कोरिलेशन इज द स्मॉल आर। तो small r in the Carl Pearson method, small r is equal to sigma d subscript x d subscript y upon capital N sigma subscript x and the sigma subscript y। बिल्कुल सिंपल और पहला फार्मूला है, एकदम आसान, ठीक। वो बोलता है कि जो डिविएशन है, जो हमारे पास डेटा एक्स के ऑब्जर्वेशन है, इनके बीच का जो डिविएशन है, इसका टोटल, इसका डी, इसका डी एक्स जो बना आपका, ये एक कॉलम बनेगा आपको। मतलब एक्स का आपको क्या निकालना पड़ेगा, जल्दी से बताइए, एक्स का आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, और मीन के साथ फिर डिविएशन निकालना पड़ेगा, तब तो आप डी एक्स तक पहुंचेंगे। हाँ, तब हम डी एक्स तक पहुंचेंगे। तो डी एक्स हो गया और डी वाई हो गया। तो अगला कॉलम आपका फिर डी वाई है,
जो कि आपको मिलेगा कि जो आपकी वाई के ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी मीन और उनके बीच में जो एक्स के साथ में डिविएशंस हैं उनका कॉलम मिलेगा। इस एक्स और डी एक्स और डी वाई के कॉलम को अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप अगला कॉलम बना लीजिए, डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करा दीजिए और बाद में उसका फाइनल टोटल लगा लीजिए, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई मिल गया आपको। ठीक, आप सिंपल पेपर पे एक अभी वैल्यूज नहीं भरिए, लेकिन इसको एक हल्का सा आइडिया के लिए तो आप बना ही सकते हैं ना। और फिर ये कैपिटल एन, कैपिटल इज द नंबर ऑफ पेयर्स इन द ऑब्जर्वेशन, कि कितने नंबर ऑफ पेयर हैं। ठीक है ना, अगर 8 ऑब्जर्वेशन हैं उसमें और 8 इसमें भी है, तो वो आपका कैपिटल एन हो गया, नंबर ऑफ द पेयर्स इन द ऑब्जर्वेशन, दैट इज द एन। और सिग्मा, सिग्मा निकालना है आपको, जो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं कैसे निकलता है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द वाई। तो अब ये फार्मूला आपका रन करेगा। ठीक, मीन के साथ यस। में डिविएशन निकालना और उसके साथ में जब ये वैल्यूज आपको निकालनी आ जाएंगी तो फिर आपको सिग्मा से डिवाइड कर देना है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उससे डिवाइड कर देना है आपको, किसको, डी एक्स और डी वाई के मल्टीप्लाइड टोटल के एडिशन को, अगर फॉर्मूले को हम लोग आसान भाषा में पढ़े तो। दिस इज वाज द वन फार्मूला नंबर 1, और जो बहुत यूज हो रहा है। ठीक है ना, कि कई तरीके के आने चाहिए, कभी कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में उसने 3-4 फार्मूले ही आपके सामने को रिलेशन के रख दिए, बोला इसमें से जो गलत है वो टिक कर दो। ठीक ना, तो आपको कम से कम 2-3 फार्मूले देखे हुए होने चाहिए, आइडिया हो, कंफ्यूज ना हो। इसीलिए जो बेस फार्मूला होता है उसको दिमाग में डाला जाता है कि उससे फिर आप दूसरे फर्दर बना पाए या आइडिया लगा पाए कि क्या वैल्यू काम करती हैं इसमें। चलिए दूसरा देख लीजिए जल्दी से। दिस इज द सिग्मा डी एक्स आर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर बोल रहा हूँ मैं, सिग्मा डी सबस्क्रिप्ट एक्स डी सबस्क्रिप्ट वाई, मतलब जो पहले फार्मूले की बात थी वही बात इसमें भी है। समझ आ रहा है आपको, कोई चेंज नहीं है। अब नीचे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में कलाबाजियां देखी हो रही हैं केवल, इसीलिए मैंने पहले सिंपल फार्मूला आपके दिमाग में डाला और बाद में उससे रिलेट करके बाद के फार्मूलों की बात कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ के समझना सीख जाओ, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कर क्या रहा है वो, सिग्मा लिखते जाइए, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये न्यूमरेटर वैल्यूज हैं, और न्यूमरेटर वैल्यू का स्क्वायर रूट। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ, जो ये डी एक्स स्क्वायर है या जो डी वाई स्क्वायर है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लो तो ये क्या निकल के आ जाता है, ये सिग्मा निकल के आ जाता है। ठीक है ना, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आ जाता है। ये दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो सिग्मा वैल्यू है ये प्लस एडिशन में भी इस्तेमाल हो रही है, तो वो मैं उस वर्ड को भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जहाँ पे एस डी इस्तेमाल हो रहा है वहाँ भी आदत के हिसाब से सिग्मा बोल दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी सिग्मा बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो टोटल इस्तेमाल कर लेंगे अब हम, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, जहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल करना है वहाँ पे हम सिग्मा ही बोलेंगे, और जहाँ पे फुल टोटल चाहिए वहाँ पे टोटल बोल देंगे सिग्मा की जगह, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो न्यूमरेटर वैल्यू है इसमें उसने बोला कि द टोटल ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब जरा आप स्टैंडर्ड डिविएशन के फार्मूले पे निगाह डालिए, तो वो भी तो कुछ ऐसा ही आपसे बोलता है। यस सर, रूट में होता है यस सर वो। ठीक ना, तो यस सर। मतलब जो आपने पहला फार्मूला देखा वही उसी को तो इन्होंने इलेबोरेट कर दिया दूसरे ढंग से। अब बच्चों की यस। दिक्कत क्या होती है यार, इसकी तो 4-4 फार्मूले कैसे रटे हम। ठीक, हल्का हल्का ध्यान दे दीजिए, एक फार्मूला और है, इसके बाद इसकी बात हम आपसे नहीं करने वाले। ठीक है, और इसमें भी आप देखिए उसी तरीके के दर्शन आपको होंगे। न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आ रही है, द टोटल टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार इन द ब्रैकेट y माइनस वाई बार इन द ब्रैकेट। अब बेटा x माइनस एक्स बार है क्या, dx है, दिस इज द डिविएशन, यही तो है, ये कुछ और है। और y माइनस वाई बार ये भी dx है और कुछ नहीं है। और नीचे न्यूमरेटर में क्या कर देता है वो कि द टोटल ऑफ द x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर।
कुछ भी बदला बदला नहीं है। इन फार्मूलों को लिखने के कई सारे तरीके बना दिए गए हैं, और मैं तो इतने दिन से देख रहा हूँ, बच्चों से डिस्कस होता है, पढ़ाई होती है, वो बेचारे आज सी में आधे कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसके तो चार चार फार्मूले हैं, इस पे जोर ही नहीं डालते कि यार ये है तो सब एक ही मिलके। तो आपको इस पे जरूर ध्यान देना है, तो आप रटने से बहुत ज्यादा बच जाएंगे। ठीक। तो अब बेटा इसका कैलकुलेशन ये आप अपने एंड से करोगे। कोशिश मेरी रहेगी कि एक आध क्वेश्चन मैं आपको डाल दूं कि जिससे आप काम करें, केवल भाषण सुन के शांत होके ना बैठ जाएं। ठीक। एक दो फार्मूले और है, फिर उनको जो है वो अ, आप देखिएगा कि अगर आपको विदाउट डिविएशन निकालना है, ये फार्मूला आपको अलग से रटना पड़ जाएगा। अगर आपको स्टार्ट से रिलेटेड कुछ अपनी जानकारियां बेहतर करनी, तो अगर आपको विदाउट डिविएशन निकालना है, पहले वाले सारे फार्मूले को क्या थे जो डिविएशन के साथ काम कर रहे थे, अगर आपको विदाउट डिविएशन निकालना है तो क्या फार्मूला बनेगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कैपिटल एन, और यहाँ पे टोटल के लिए मैं सिग्मा वैल्यू बोल रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है इस पूरे फार्मूले में। ठीक। क्योंकि ये तो आपको विदाउट डिविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जहाँ भी मैं सिग्मा बोलूँ, तो आप वो ग्रीक वाला सिग्मा मीन्स द टोटल ये लिखेंगे। तो कैपिटल एन, न्यूमरेटर वैल्यू है कैपिटल एन सिग्मा एक्स वाई माइनस इन द ब्रैकेट सिग्मा एक्स इन द ब्रैकेट सिग्मा वाई। फिर से बोलूं, न्यूमरेटर कैपिटल एन सिग्मा एक्स वाई माइनस इन द ब्रैकेट सिग्मा एक्स इन द ब्रैकेट सिग्मा वाई, ये न्यूमरेटर है आपका। और डिनोमिनेटर कैपिटल एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। मीन्स पहले आपको बड़ा ब्रैकेट लेना है जिसमें आप लिखोगे एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये छोटे ब्रैकेट में आएगा सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर एक बड़ा ब्रैकेट आप ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे कैपिटल एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये जो न्यूमरेटर की जितनी आपने दो ब्रैकेट बनाए हैं, इनका होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आपको बेटा कब लगाना है, लिख लीजिए स्टार बना के। ये अब आपको तब लगाना है कि जब आप ओरिजिनल वैल्यू से डायरेक्टली कोरिलेशन को ढूंढने जाएं और डिविएशन का इस्तेमाल ना करें। मतलब मीन नहीं निकालना है आपको, और मीन से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस नहीं निकालना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकालना है। डायरेक्टली जब एक्स और वैल्यूज को हम लोग को फॉर्मूले में पुटअप कर देना है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक। कोई डाउट? नो सर। ओके। तो ये कार्ल पियर्सन के मेथड थे आपके लिए जानने के लिए। अब कुछ बातें हैं छोटी छोटी सी, इसके बाद जो आपको याद रखनी चाहिए कि एक की इनकी वैल्यूज हमेशा -1 to +1 के बीच आनी चाहिए, आर की। दूसरा, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं आपके डेटा सेट में, तो ये रिजल्ट ऑफ कोरिलेशन को अफेक्ट करेगी। तीसरी, these are the characteristics of the correlation which we are discussing. First, its value always lie between -1 to +1, और ये -1 से +1 के बीच में जो रेंज है वो डिग्री है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये जो कोफिशिएंट है, इस पर असर पड़ जाएगा कि अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस में एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी। एक्सट्रीम वैल्यूज आप समझते हैं, मीन से जो बहुत दूर दूर की वैल्यूज हैं, आउटलायर्स। अगर ये आउटलायर्स हैं तो हमारे उस पर असर पड़ेगा। फिर बोलता है कि इट इज़ नॉट इजी टू इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन।
को रिलेशन के सिग्निफिकेंस को पढ़ पाना ये एक बहुत कठिन काम है। हाँ, ये काम क्या करता है, कंपैरिजन की स्टडी करा देता है। हाँ, रिलेशन है इस बात को बता देता है। अब इस रिलेशन का कैसे क्या यूज होना है ये बेचारा नहीं बता सकता। अब आप आगे बढ़ जाइए और एक जो बेसिकली कंपटीशन के हिसाब से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से कि ये आर आपको कैसे मिल सकता है। यार आपको ऐसे भी मिल सकता है कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ द रिग्रेशंस हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन आप ले लें, इससे भी द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन आपको मिल जाएगा। ध्यान से लिख लीजिए इस बात को, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन you can get by the help of the coefficient of the regressions, उनका ज्योमेट्रिक मीन आपको लेना है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा आपके लिए, कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशंस क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन होंगे कि वो b पर xy, यही तो था ना कि b सबस्क्रिप्ट xy इंटू b सबस्क्रिप्ट yx, b इज द बीटा वैल्यू और आपका ये xy वो लाइन है। ठीक है ना, तो इसी से तो आपको रिग्रेशन का कोफिशिएंट पता चलेगा कि कितना भटकाव हो रहा है हमारी लाइनों के बीच में। ये आगे अभी रिग्रेशन पे बात करने वाले हैं हम आपसे। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन है b, देखिए b xy इंटू b yx, इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लो तो यही तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया ना इसका। ये दो संख्या का गुणा किया और उसका हमने अगर स्क्वायर रूट ले लिया तो देन इट इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई कराओ, कौन से कोफिशिएंट्स, रिग्रेशन के। ठीक, और इनका ज्योमेट्रिक मीन अगर आप ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक, कारण यस सर। उन्होंने दो वैल्यूज आपको दे दी उठा कर रिग्रेशन की और बोल दिया जरा कोरिलेशन निकाल दो। अब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए उस जगह पर, या नैरेटिव टर्म में से लिख दिया कि द कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन इज द, अब वो दो तीन दे दिया, ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड मीन और हार्मोनिक मीन। अब आप चक्कर खा रहे हैं, तो चक्कर कतई मत खाइएगा, क्योंकि दो रिग्रेशन के अगर कोफिशिएंट हैं तो डिवाइड बाई 2 हो जाना है उसको, तो ये ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक, तो इतनी बात आपके साथ हो गई हमारी। अब क्योंकि चर्चा को तेजी से आगे बढ़ाना है और इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए उसको भी लिख लीजिए। बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, दूसरे किस तरीके से आपको ये रिग्रेशन मिल सकता है, फार्मूला लिखिए, फिर इसका रेलिवेंस बताते हैं और यूज बताते हैं इन द प्रैक्टिकल लाइफ। कोवेरियंस के आर इज इक्वल टू, आर की बात हो रही है सारी, ठीक, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस। कोवेरियंस आपके लिए क्या है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द standard deviation of x multiplied by the standard deviation of y। ठीक, अब ये कोवेरियंस जब निकाला जाएगा, इन्होंने तो ये सिंपल बात आपको बता दी, तो अगर ये कोवेरियंस आपके लिए निकाला जाएगा तो अब इसको दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं। ये तो उसने बोल दिया कोवेरियंस को आप डिवाइड कर दो। अब ये कोवेरियंस कैसे निकलेगा, क्या होगा, ये एक अलग बात है, इस पर नहीं जा रहे हैं। या आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, क्वेरी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा, अब इस फार्मूले को जब आगे हम लोग एलेबरेट करेंगे, कंपटीशन के ही क्वेश्चन है ये सारे, और ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ध्यान रखिए। तो कोवेरियंस बिटवीन द एक्स एंड वाई, ये न्यूमरेटर बन रहा है आपका, कोवेरियंस बिटवीन द एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय द वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई द वेरिएंस ऑफ वाई का होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला बनेगा आपको आर को फाइंड करने के लिए, अगर को रिलेशन से रेस्पेक्टिव वैल्यूज आपको दे दी जाएं। तब आपने देखा कि
आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कोवेरिएंस से रिलेटेड वैल्यू दे दी जाए या रिग्रेशन के कोफिशिएंट दे दिए जाएं और कोरिलेशन पूछा जाए तो मिल जाएगा आपको बड़ी आसानी से। बस एक दो बार इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, अब इसका एक यूज़ और है कि सर, आपका, यस पूछिए 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 जल्दी पूछिए। सर कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन। हाँ, अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट, ये ओके डिनोमिनेटर है सर। बेटा। ठीक, ये बात हो गई आपकी। अब अगली बात है जो आपके साथ हमारी, वो कहाँ तक पहुँच चुके थे हम लोग? हाँ, कार्ल पियर्सन के मेथड। कार्ल पियर्सन का मेथड देख रहे हो आप, एक ही क्लास कम पड़ जा रही है इसके लिए तो। कार्ल पियर्सन के मेथड में वो ये भी बोलता है कि प्रोबेबल एरर रहेगी, मतलब इतनी गलती की संभावना रहेगी रहेगी। कितनी रहेगी? नोट कर लीजिए इसको, कुछ प्रोबेबल एरर के क्वेश्चन भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव में खतरनाक होते हैं। तो प्रोबेबल एरर कि मतलब इतनी वो संभावना मान के चलता है कि कैसे भी निकालो और इतना तो गलती रहने की गुंजाइश है। तो प्रोबेबल एरर आप कैसे ढूंढेंगे? जल्दी लिखिए, 0.6745। probable error is equal to 0.6745 multiply by 1 plus r square, sorry 1 minus r square upon कैपिटल N इन द स्क्वायर रूट। ये है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका 0.6745 है, इसको लिखा जा सकता है 2/3 करके भी। ठीक, आप 2/3 की वैल्यू आप निकालो तो आप देखोगे यही मिल जाएगी। ठीक, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपके लिए क्या हो सकता है कि इन्होंने ये फार्मूले को 4 तरीके से लिख दिया और अब उसमें बोल रहे हैं इसमें से पहचानो कौन सा सही है। समझ आ रहा है आपको? तो आप अच्छे से बेहतर तैयारी कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स एनी कंपटीशन। एक दो बार इनको कहीं से भी आप लगा लीजिए तो आपके दिमाग में ये फार्मूला बस जाएगा। ये जो शॉर्ट फार्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। बड़े बड़े सवाल तो आपने खूब लगा डाले, ठीक है ना, तो ये और शॉर्ट पे हल्के पड़ गए तो कहीं ऑब्जेक्टिव के कंपटीशन में दिक्कत हो जाएगी। तो प्रोबेबल एरर से रिलेटेड आपके साथ बात हो गई। ठीक, और फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगर प्रोबेबल एरर है, इसके बाद जो अगली बात आती है दैट इज द, अभी हम आपको क्वेश्चन कोई नहीं करा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस सर। अगर क्वेश्चन कराएंगे तो फिर और दिक्कत होने लग जाएगी ना बेटा। ओके, अब कौन सी बात ले लें आपके साथ? स्टैंडर्ड एरर लिखते जाइए, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का क्या फार्मूला है? लिखिए फटाक से, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन का स्क्वायर रूट। तो जो आपने प्रोबेबल एरर का फार्मूला देखा था, उसमें भी था 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन, कैपिटल एन का स्क्वायर रूट। इसमें भी है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट। डिफरेंस किस चीज़ का है? केवल जो उसमें आगे लग गया था 0.6745 या 2/3। हाँ सर, यही डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच क्या कोई रिलेशन है? हाँ है। क्या है कि जो आपका प्रोबेबल एरर है, स्टैंडर्ड एरर इज द 3/2 ऑफ द प्रोबेबल एरर। भाई उसमें 2/3 इंटू सेम नरेश वो सेम थी, 1 माइनस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर।
तो अगर आप इसमें 3/2 मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबल एरर के फार्मूले में, तो 2 और 3 दोनों कट जाने हैं। तो जब 2 और 3 दोनों बाहर हो जाएंगे तो बचेगा ही वही 1 - r² n। तो क्या रिलेशन हुआ कि जो प्रोबेबल एरर है उसका स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, 3/2। स्टार में लिखना ये सारी बातें, अगर इनको आप ध्यान दिए रहोगे तो आगे बहुत काम आने वाली है ये। बिल्कुल सेलेक्टिव लेके चल रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना लगाना ये आपका ही काम है पीजी में। इसमें मैं पीछे दौड़ाने वाला नहीं हूँ आपके, ठीक ना, टाइम इतना मुझे अलाउ कर रहा है। तो बिल्कुल जो सेट और स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो रिलेशन यस। क्या बन गया आपके लिए, आपका रिलेशन बन गया कि प्रोबेबल एरर्स का 3/2 स्टैंडर्ड एरर होगी, और फिर उस हिसाब से आप फार्मूला खुद जनरेट कर सकते हैं इजीली। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और जल्दी से अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक और वाइटल बात है कि जो भी आपको रिसर्च में ज़रूर पता होनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं R²। देखिए R², और R² क्या चीज़ है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आपकी निगाह से आगे कभी गुजरा है कि नहीं गुजरा, आई कांट से, लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। इफ द आर जो भी है इसको आपको स्क्वायर कर देना है। तो ये बेटा एक्चुअली बताता क्या है, इस R² का मतलब क्या हुआ। R² हमेशा आपको ये बताता है कि द हाउ मच सच वेरिएंस इज एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ। अंडरलाइन करके इसको अच्छे से लिखो, हाउ मच सच वेरिएंस एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ। कि ये जो वेरिएंस है इन्होंने अपने आप को कितना एक्सप्लेन किया है, कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा यार पता नहीं कौन सी बात हो रही है, डाटा कलेक्ट हुआ और इसी से ही सब कुछ बना है। अब ये सवाल भी पैदा हो गया कि यार ये कितना अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। तो बड़ा कॉमन बात है भाई, ये हमारे आपके साथ भी होती है। अब आप बताइए, हर एक के स्वभाव में किसी के में नम्रता ज़्यादा है कि कोई पढ़ा ज़्यादा है, मतलब सो मैनी वेरिएबल्स के साथ मिलके आपका एक कंपोजिशन बना है। और आप सबको 5 मिनट दे दिए जाए कि हाँ आप अपने विषय में कुछ बताइए, तो आपका हर एक का R² अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और वो केवल फैक्टर्स पे डिपेंड होगा, हाँ हो तक होगा, बिल्कुल होगा। और साथ ही साथ कोई और भी कारण हो सकते हैं बाहर वाले फैक्टर की, जो आपसे का पूछ रहा है वो किस मूड में पूछ रहा है, कैसा माहौल है, कैसी आपकी फीलिंग है। तो ये दबे हुए कारण भी हो सकते हैं। पढ़ाई आपने कैसी की, आपकी उम्र कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, ये जाहिर कारण है। समझ आ रहा है आपको। तो जैसे ऐसे होता है वैसे ही हर एक वेरिएबल के अंदर ये भी कैपेसिटी जज हो जाती है बाय द R², हाउ मच इट इज एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ। और यहाँ पर हम आपके डिस्कशन को केवल R² से थोड़ा आगे इनलार्ज करेंगे, कि जिससे कि आपकी रीच रिसर्च में थोड़ी बढ़े। कि जब भी कोई रिसर्च का डेटा कंक्लूड होता है, अगर आपने मान लीजिए किसी पर रिग्रेशंस लगाया, फाइनली किसी डिमांड सप्लाई और इन सब पर कोई आपने कोरिलेशन पहले ढूंढा, कोरिलेशन होगा तो रिग्रेशन अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। ध्यान रखिए, डायरेक्ट रिग्रेशन नहीं लगेगा कभी। तो अगर कोरिलेशन है तो रिग्रेशन को हम ढूंढेंगे। तो रिग्रेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। तब आपने रिग्रेशन लगाए और वेरिएबल थे हमारे पास 5। उन वेरिएबल्स का आपको रिजल्ट और डेटा आ रहा होगा। तो अगर इस डेटा में R² आपको मिल रहा है 70%, कुछ 70 की वैल्यू दे रहा है, तो आपको क्या बता रहा है वो, कि ये जो मैंने सारे वेरिएबल्स इस्तेमाल किए, क्योंकि यू आर यूजिंग सच ऑल वेरिएबल्स एज कंपोजिट, तो आपके रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द कंपोजिट रिजल्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। तो वो बता रहा है R², आपको बता रहा है 70। तो आपको पता चल रहा है 70% ऑफ ऑल वेरिएबल्स जो हैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। यानी कोई हो सकता है 40 कर रहा हो, तो कोई 90 कर रहा हो, तो कोई अपने आप को 95 कर रहा हो। तो एक कंपोजिट इफेक्ट आपको मिल रहा है 70। अब क्या किया जाता है बेटा, ढूंढा जाता है कि कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं
कि जो बहुत लो हैं क्या इनको हटाएं, तो इससे क्या मेरा आर स्क्वायर बढ़ सकता है, क्योंकि हर एक वेरिएबल का आपस में कोई रिलेशन है और हर एक वेरिएबल्स असर डाल रहा है रिग्रेशन पे। तो अगर असर डाल रहा है तो हम कौन से वेरिएबल्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं जिससे कि हमारा आर स्क्वायर अच्छा हो जाए। तो जितना अच्छा आर स्क्वायर और जितना अच्छा आर स्क्वायर होगा, मतलब 90s की रेंज में जाएगा, 80 के पास जाएगा, देन यू कैन से द वेरिएबल्स विच आई हैव यूज्ड आर एक्सप्लेनिंग देम टू मच। वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब ये हमारे रिसर्च की डिजाइनिंग और उसकी कैपेबिलिटी है कि सच एक्सप्लेनेशन को कितना अच्छा हम यूज कर पाए। बात समझ आ रही है ना? हमें किसी के विषय में अच्छा पता चल जाए, ये एक अलग बात है, और फिर उस अच्छा पता चल जाने के बाद कितना अच्छा उसको हम यूज कर पा रहे हैं, ये एक अलग बात है। ठीक, तो आर स्क्वायर आपको ये बता देगा कि हाउ मच सच वेरिएबल्स आर एक्सप्लेनिंग देमसेल्फ। जहां भी आपको आर स्क्वायर दिख जाए, आप समझ जाइए कि ये क्या करने वाला है। ये अब ये नोटेशन ये बता रहा है आपको कि कितना ये वेरिएबल अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है। क्लियर? क्लियर हो रही है बात? तो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, अगर किसी पॉइंट पे ही आपको जानना हो एक्सप्लेनिंग पावर, तो इसके लिए जल्दी से लिख लीजिए, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल डिवाइडेड बाय द टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय द टोटल वेरिएशन, ऐसे आर स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। आप भी सोच रहे हो कि कौन सा चक्कर में फंस गए यार, क्या क्या पड़ आ गया बवाल सामने, इजंट इट? No, sir. ओके, चलिए। तो अब मैं इसके अब ज़्यादा नोटेशन आपको नहीं लिखवाने वाला हूँ, तो दिक्कत होगी आपको। सिंपल फॉर्म्स में देख लेते हैं कि आप अगर आर स्क्वायर है तो आपको पता चल गया इतना जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है। तो यार कुछ ऐसा भी होगा जो पता चले कि इतना नहीं एक्सप्लेन हो रहा है। तो जो नहीं एक्सप्लेन हो रहा है वेरिएबल का हिस्सा, उसको हम लोग बोलेंगे के स्क्वायर। ठीक, के स्क्वायर, कैपिटल के स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके लिए? के स्क्वायर आपके लिए हो जाएगा 1 - आर स्क्वायर, क्योंकि अगर टोटल एक्सप्लेनिंग 1 है तो आर स्क्वायर एक्सप्लेनिंग थी, तो उस एक्सप्लेनिंग को हम हटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो एक्सप्लेन ना होने वाला हिस्सा है वो के स्क्वायर है। ठीक, कोई डाउट? No, sir. ओके, तो यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अब तो 12:03 है यार। अब अगर मैं कोई नई बात उठाता हूँ तो चलो जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि अब हम इसको जो है एक दो बातें और हैं, जैसे ये रैंक स्पीयरमैन, ये आपका पढ़ा हुआ होगा। मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, 1 - लिखिए फटाफट, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन विद इन द ब्रैकेट एन स्क्वायर -1। ठीक, अगर रैंक ने एक मेथड दिया है कोरिलेशन का स्पीयरमैन ने, कि रैंकिंग के हिसाब से निकालो, ये कैसे होता है ये कल डिस्कस कर लेंगे। अभी फार्मूला आप लिख के घर पे पढ़ेंगे जाके। तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन विद इन द ब्रैकेट एन स्क्वायर -1, इस तरीके से निकलता है ये। ठीक, हाँ कभी कभी अगर एक ही वैल्यूज की कई सारी रैंक आ जाएं, सेम रैंक, जैसे मोड के केस में हो रहा था कि सेम फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए कोई आप रैंकिंग करोगे ना, उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना डिस्कस हुआ है इसको दोहराइएगा, वरना दूर देश के सपने हो जाएंगे सब, ये गायब हो जाएगा बहुत कुछ इसमें से आपका जो जो नया डिस्कस हुआ होगा। और रैंक स्पीयरमैन को पढ़िएगा घर जाके, और जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको देख के आइएगा, तो कल हम लोग इसको 5 से 10 मिनट में कवर करके रिग्रेशन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो Yes, sir. आपको इसको देख के आना है, और वो जगह देख के आनी है कि जहाँ पर रैंक्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, तब आप कैसे इसको ढूंढोगे, तब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे मोड में फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जा रही थी तो फिर आपके लिए दिक्कत हो रही थी, ग्रुपिंग वुपिंग करना पड़ रहा था कुछ। ठीक है ना? सेम अगर इसमें भी रैंक अगर आपस में एक होने लग जाएं या गड़बड़ करें कुछ, ठीक, तो आप क्या करोगे, ये आपको फर्दर दूसरा फार्मूला देख के लाना है कि अगर रैंक टाई करे तो क्या करना है।
तो मुझे लगता है कि आज तो बिल्कुल एक तरफा मैं बोलता रहा, आप लोगों को मौका भी बिल्कुल नहीं मिला और कुछ डिस्कशन भी नहीं हो पाया। तो बच्चों, दैट इज़ द कंपल्सन ऑफ दिस टॉपिक एंड द कोर्स, कि मुझे इसको तो मैंने टाइम ही नहीं दिया था एक्चुअली अपने उसमें। मैं तो सोच रहा था ये तो सारा आप लोगों का ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन कल की क्लास में मीन डिस्कस करने के बाद मुझे आइडिया हो गया है कि आप लोग घर पे देख नहीं रहे हैं ठीक से, इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ गया। चलिए, तो कल तक आधी क्लास में मेरा टारगेट होगा कि इसको हम ख़त्म करें और फिर अपना जो मेन कोर हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग और वो सारे टेस्ट टी एफ और काई, ये जो आपको बताने हैं, इनकी ओर हम आगे बढ़ जाएं। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू करने के पहले, हाँ, आज की डिस्कशन पे कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। यस बेटा, एनी क्वेरी, एनी वन ऑफ यू, एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन? अम्मा भाई क्वेरी में थैंक यू दिए दे रहे हो, नो अरे सर। थक गए क्या यार? क्यों शिवम, क्वेरी में थैंक यू? बहुत बुरी तरीके से थका है ये, पक्की बात है। मेरे पहले किसकी क्लास थी? मेरे पहले किसकी क्लास थी, लग रहा है उसने भी थका दिया एकदम। दीदी। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जब आदमी क्वेरी में थैंक यू बोलने लग जाए तो फिर ज्यादा पूछना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। कल थैंक यू मुलाकात सर। होगी। थैंक यू यू सर। वेरी Thank you, sir. मच। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बेटा।